रजिस्ट्रेशन करने जाओगे तो मांगोगे क्या? शरीफ खानदान आखिरी पेशियां भुगत रहा है। नवाज लीग पेचदाब खा रही है। फैसला अपने हक में ना आया तो नाकाबिल कबूल होगा। सिंध हुकूमत का करप्शन से तो पीछा ना छूटा। नैब से जान छुड़ाने का रास्ता निकाल लिया। बिल सूबाई असेंबली में पेश कर दिया गया। मंजूरी के साथ ही एहतसाब सूबाई हुकूमत के हिसाब से होगा। सानहा भावलपुर के बाद बड़े बड़े लीडर्स आए। मुतासरा खानदानों के लिए इमदादी रकूम का वादा किया, लेकिन किसी ने भी बंस यूनिट का ऐलान नहीं किया। सानहात से निपटने के लिए सिर्फ तदबीर काफी नहीं है, हिकमत की भी जरूरत है। और एक फेसबुक पोस्ट आपको मुजरिम बना सकती है। सोशल मीडिया पर इजहार राय पर कोयटा के सहाफी को बदतरीन मुजरिमों की तरह ट्वीट किया जा रहा है। रियासत साइबर क्राइम एक्ट को जबान बंदी के लिए इस्तेमाल कर रही है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ आवर विद नाजिया और मैं हूं नाजिया अशर। पनामा केस की तहकीकात मुकम्मल होने का वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा है, नवाज लीग का जब्त टूटता दिखाई दे रहा है। JIT में आज की कार्रवाई इसका वाज़ेह सबूत है। दो अहम पेशियां हुई हैं आज। हसन नवाज तीसरी बार, जबकि वजीर खजाना इसहाक डार आज पहली बार JIT के सामने पेश हुए हैं। बहुत ही अहम पेशियां हैं दोनों, क्योंकि अब पनामा केस की तहकीकात मुकम्मल होने में सिर्फ 7 रोज ही बाकी रह गए हैं। 10 जुलाई को JIT को हतमी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करना है। इसी मुनासबत से ये तमाम हतमी और आखिरी पेशियां हैं। इसके अलावा इसहाक डार की आमद सबसे अहम आज इसलिए भी थी क्योंकि ये वो वाहिद शख्सियत हैं जिन्होंने हुदैबिया पेपर्स मिल्स केस शरीफ खानदान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का एतराफ़ कर रखा है। और होना हो ये वाज़ेह है कि पनामा केस के ताने वाने भी हुदैबिया पेपर मिल्स केस से ही मिल रहे हैं, क्योंकि JIT ने रहमान मलिक से खास तौर पर इस केस के तमाम तर जो डिटेल्स थी वो ली थी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी पनामा केस की समाअत कई बार हुदैबिया पेपर मिल्स का तस्करा हो चुका है, और इम्कान यही है कि अगर ये केस रीओपन होता है तो नवाज लीग की मुश्किलात कई गुना बढ़ सकती हैं। इस लिहाज से वजीर खजाना इसहाक डार की JIT के सामने पेशी बहुत अहम है। वो वजीर दाखिला चौधरी निसार के साथ जुडिशल कॉम्प्लेक्स आज पहुंचे और तकरीबन 50 मिनट उनसे पूछगछ की गई। अंदर क्या बात हुई इस बारे में डिटेल्स तो उन्होंने नहीं बताई। बाहर आकर जब उन्होंने मीडिया से बात की, खासे उखड़े उखड़े दिखाई दे रहे थे। उन्होंने हुदैबिया पेपर मिल को इंतकामी कार्रवाई और अपने मनी लॉन्ड्रिंग से मुताल्लिक जो बयान हलफी था उसको बोगस करार दिया। उन्होंने और कुछ क्या कहा, आपको पहले ये सुनवा देते हैं। तकरीबन 23 साल से इस मुल्क में तमाशा लगा हुआ है, और जब भी मुल्क में स्टेबिलिटी आनी शुरू होती है ये काम शुरू हो जाता है। यार ये कैसा तमाशा है कि जज के बेटे के लिए तो कोई और कानून और प्रोसीजर, और वजीर आजम पाकिस्तान नवाज शरीफ के लिए कोई और प्रोसीजर, उनके बेटों के लिए क्या ये फेयर है? मैं समझता हूं ये फेयर नहीं है। बहुत ही ज्यादा नाराज थे इसहाक डार। आपने सुना आज के दिन की दूसरी अहम पेशी हसन नवाज की थी, जो तीसरी बार JIT के सामने पेश हुए, लेकिन इस बार उनका लहजा पिछली जो 2 बार थी उसके मुकाबले में ज्यादा तल्ख था। झुंझुला रहे थे बुरी तरीके से और अपना जुर्म पूछ रहे थे, अपने ऊपर जो इल्जाम लगे हैं वो बताने की अपील कर रहे थे, और इस सारे अमल को सिर्फ और सिर्फ वजीर आजम नवाज शरीफ पर दबाव डालने की कोशिश उन्होंने करार दिया। उनकी गुफ्तगू भी आपको सुनवाते हैं। कि मेरे पे इल्जाम क्या है? कोई मोटरसाइकिल चोरी का इल्जाम लगा दें, इल्जाम तो लगाए ना। ये जो समन्स का जुमा बाजार लगाया हुआ है, शरीफ फैमिली के जो सरबराह हैं, मेरी दादी जान है, उनको भी फिर बुला लें, उनको भी समन भेज दें। मसला सिर्फ एक है, वो है नवाज शरीफ का। उसके बच्चों का मसला नहीं है। उसके बच्चों को यूज किया जा रहा है प्रेशर डालने के लिए नवाज शरीफ के ऊपर। नवाज शरीफ के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश। हसन नवाज का रवैया साफ बताता है कि JIT की जो भी तहकीकात होंगी वो किसी भी तौर पर साफ शफाफ करार नहीं दी जा रही है। नून लीग की जानिब से नवाज लीग खासी एग्रेसिव दिखाई दे रही है। आज तो नवाज लीग के रहनुमा आसिफ किरमानी ने साफ साफ अल्फाज में ये भी कहा कि अगर कतरी शहजादे के बयान को JIT रिपोर्ट का हिस्सा नहीं बनाया गया तो ये रिपोर्ट काबिल कबूल नहीं होगी। इनकी गुफ्तगू भी आप सुनिए। उस वक्त तक इनकी रिपोर्ट नामुकम्मल होगी जब तक कतर के शहजादे जो प्रिंस हैं उनकी तस्दीक, उनका बयान जौन सा है वो इस रिपोर्ट का हिस्सा नहीं बन जाता। जिस मकसद के लिए JIT बनी थी वो अपने उन मकसद को के हसूल में कामयाब नहीं हो सकी। आपको लंदन अपार्टमेंट्स के बारे में कुछ नहीं मिला। आप वो गड़े मुर्दे उखाड़ने जा रहे हैं। ये कौम देख रही है, पूरा पाकिस्तान देख रहा है। हमारा जुर्म हमें नहीं बताया जा रहा।
नून लीग के रहनुमाओं की ये गुफ्तगू आपने देखी। जुर्म नहीं बताया जा रहा, इल्ज़ाम क्या है ये भी बताई जाए, और इसके साथ साथ जो सूरत हाल है कशीदा हो रही है, बिगड़ रही है, हालात जा किस तरफ रहे, इस पर अब हम बात करेंगे। हमें सीनियर सहाफ़ी जाहिद हुसैन साहब ने भी ज्वाइन किया, लेकिन पहले अपने नुमाइंदा खुसूसी अली फुरकान से बात करते हैं और ये जानते हैं कि जो पूरी आज की कार्रवाई थी इसमें माहौल क्या नजर आ रहा है, किस तरह के रवैये नजर आ रहे हैं। अली फुरकान, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आज की दोनों ही पेशियां बहुत अहम थी और दोनों ही पेशियों में जो मुश्तरका बात यहाँ पर दिखाई दे रही थी वो नून लीग के रहनुमाओं का रवैया है, शरीफ खानदान का भी रवैया है। बहुत नाराज ये लोग नजर आ रहे हैं। अभी दो पेशियां और भी होनी है, बहुत अहम पेशियां। हुसैन नवाज ने कल, फिर मरियम नवाज ने पेश होना है। माहौल क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है? जो वक्त करीब आ रहा है जेआईटी की हतमी रिपोर्ट का, जो कि आइंदा सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में जमा करानी है, तो नून लीग की जो फ्रस्ट्रेशन है, जो एंजाइटी है, वो बढ़ती जा रही है और इसका वो अलल ऐलान इजहार कर रहे हैं लीगी तमाम ही रहनुमा। हमने देखा कि जेआईटी के ऊपर बिल्कुल आगाज से ही एतराज जो है वो किया गया इसके कुछ मेंबरान के ऊपर, और वो वहां से ये सिलसिला शुरू हुआ। अगरचे लीगी रहनुमा जो है, शरीफ खानदानी के जो खानदान के जो लोग हैं, वो जेआईटी के सामने पेश तो होते रहे हैं, लेकिन वो एतराजात जो है हर दफा नए एतराज के साथ सामने आए। हर दफा पेशी के ऊपर हमें एक नया एतराज जो है वो जेआईटी के हवाले से सुनने को मिला। सिर्फ आज के रोज जो है वो जेआईटी के ऊपर बहुत से सवालात कर दिए गए, उसके तरीकाकार के ऊपर, उसके ऊपर नए एतराजात जो किए गए। आज के रोज जो है वो जेआईटी से कहा गया कि अगर वो कतरी शहजादे का बयान रिकॉर्ड करने के लिए कतर नहीं जाते तो जो उसकी रिपोर्ट होगी उसको तस्लीम नहीं करेंगे नून लीग के कारकुन जो है। ये एक वाजे जो तौर के ऊपर जो है उससे इनकार किया जा रहा है जेआईटी के ऊपर एक बराह रास्त। इसके ऊपर जब ये कहा गया कि क्या आप ये जेआईटी को थ्रेट कर रहे हैं, तो इसके ऊपर जो है वो डॉक्टर आसिफ करमानी का ये कहना था कि नहीं, वो अपनी राय का इजहार कर रहे हैं और ये राय सिर्फ उनकी नहीं बल्कि लीगी कारकुनों की है, उनके जज्बात का इजहार कर रहे हैं। तो वो जो रवैया है हर गुजरते दिन के साथ उसमें सख्ती आ रही है, उसमें तेजी आ रही है, लेकिन हमने ये देखा कि दूसरी जानब यानी जेआईटी की तरफ से भी जो एतराजात हैं वो भी आ रहे हैं, हुकूमत के ऊपर भी और शरीफ खानदान के लोगों के ऊपर भी। बड़े वाज़े अंदाज में जेआईटी के सरबराह ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि हुकूमती इदारे उनको वो रिकॉर्ड फ्राहम नहीं कर रहे जिसकी उनको जरूरत है, वो उन्हें दस्तयाब नहीं हो पा रहा, और अगर रिकॉर्ड उनको दिया जा रहा है तो वो टेम्पर करके दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ी जो है वो इल्जाम हुकूमत, शरीफ खानदान और हुकूमती इदारों के ऊपर आया सुप्रीम कोर्ट में जेआईटी की जानब से। तो इसके साथ साथ जो शरीफ खानदान के लोग हैं उनके रवैये के ऊपर अली फुरकान, बहुत सारे एतराजात तो अपनी जगह हैं, लेकिन इन एतराजात में मरियम नवाज को जो बुलाने का मामला है, नवाज लीग इस पर ज्यादा नाराज दिखाई देती है। इसहाक डार साहब ने भी आज सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर नजरसानी की अपील की है। क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी आपको नजर आ रही है कि मरियम नवाज से मुतालिक हुकूमत के जो मुतालबात हैं वो पूरे होते दिखाई दे रहे हैं? जी, ये चूंकि जेआईटी को ये मैंडेट दिया गया था बिल्कुल आगाज में सुप्रीम कोर्ट की जानब से, जिसको चाहे, जिसको मुनासिब समझे उसको पेश होने के लिए बुलवा सकते हैं, चाहे वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ही क्यों ना हो। इसलिए कानूनी लिहाज से जब वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ यहाँ पेश हो रहे हैं तो मरियम नवाज जो है वो उस दोनों ऑफशोर कंपनियों की बेनिफिशियल ऑनर है। तो कानून की नजर में जो हमारी जराए से बात हुई, जेआईटी जो है वो इस हवाले से कोई नजरसानी करने को तैयार नहीं है इसके ऊपर, चूंकि पहले से भी लीगी रहनुमाओं ने बहुत शोर बपा किया, लेकिन वो कानून की नजर में वो कहते हैं कि इसकी कोई हैसियत नहीं है कि वो नवाज शरीफ की बेटी हैं या किसी की भी है। कानून की नजर में वो उनकी उनकी हैसियत एक आम शहरी की सी है, और एक आम शहरी की हैसियत से वो यहाँ पे जेआईटी उनको बुला रही है और वो उनसे बयान चाहेगी उनकी जो ऑफशोर कंपनियों की जिनकी वो बेनिफिशियल ऑनर है, नीलसन और नेस्कोल, और उसके हवाले से जिनके जरिए ये फ्लैट्स खरीदे गए हैं। अब प्राइमरी इस केस की जो है वो फरीक है, तो इसलिए उनको नहीं जो है वो छोड़ा जा सकता। ये मुतालबा जरूर किया गया है आज दोबारा इसहाक डार की जानब से कि उनको लिख के उनको सवालनामा भिजवा दिया जाए जिसका वो लिख के जवाब दे दें, लेकिन इसके ऊपर जो है वो जेआईटी को चूंकि मैंडेट दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानब से मुकम्मल तौर के ऊपर, तो इसका इम्कान बहुत कम नजर आता है कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर
ऊपर JIT को नई हदायत जारी करें इस किस्म की जिसमें किसी को पेशी के हवाले से या उनके तरीकाकार के ऊपर कोई तब्दीली जो है वो लाई जा रवैयों पे जो आप बात कर रहे थे और जिस तरह से आसिफ किरमानी साहब ने साफ साफ कहा है कि अगर कतरी शहजादे के मौकिफ को रिपोर्ट का हिस्सा नहीं बनाया जाता है तो नून लीग की जानिब से तहकीकात को मुस्तरद कर दिया जाएगा। आपकी कतरी खत से मुताल्लिक क्या इतलात हैं? JIT इस पैराए में सोच क्या रही है? इस पहलू को बिल्कुल नजरअंदाज तो नहीं कर दिया गया है? जी बिल्कुल, अगरचे ये ऑप्शन JIT में जरूर ज़ेरे बहस आई थी कि JIT के अराकीन जो हैं वो जाएं, लंदन में भी जाएं और कतर भी उनसे जो है वो बयान रिकॉर्ड करने के लिए जाए, लेकिन चूंकि उन्होंने दोहा एम्बेसी में आने से इनकार किया है, दोहा में जो पाकिस्तानी एम्बेसी है, तो लिहाजा उस हैसियत में जो है उस बयान की जो हैसियत है उसको जो है वो देखते हुए जो है JIT ने इसके ऊपर ज्यादा आगे फैसला जो है वो नहीं किया वहां जाने का। अगर तो कतरी शहजादे यहाँ आ जाते, उनको लेटर लिखा गया, उनसे कहा गया कि वो JIT के सामने आए और JIT के सामने पेश हो, लेकिन चूंकि वो पाकिस्तान आने से उन्होंने इज्तनाब किया तो दूसरी उनको जो ऑप्शन जो तजवीज उनके सामने रखी गई वो दोहा में पाकिस्तानी एम्बेसी की थी, लेकिन वहां भी उन्होंने आने से जो है वो इनकार किया है। लिहाजा ये जो तीसरी तजवीज जो कि रिपोर्ट हुई है कि वहां कतर में किसी और जगह के ऊपर उनके पास जो है उनका बयान रिकॉर्ड कराया जाए, तो उसकी हवाले से JIT जो है वो इसको फिल वक्त तक तो जो इस तजवीज को जो है इस ऑप्शन को ज़ेरे बहस जरूर लाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली फुरकान हमारे नुमाइंदा खुसूसी। आज दिन भर की जो कार्रवाई थी, जो अहम पेशियां थी और उसके बाद जो नून लीग के रहनुमाओं का रवैया था उससे हमें आगाह कर रहे थे। अब हम बात करेंगे और इसी तमाम तर सूरत हाल पर तजिया लेंगे। सीनियर तजियाकार जाहिद हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया जाहिद साहब। JIT की जो इन्वेस्टिगेशन है अब वो आखिरी मरहले में दाखिल हो गई है। 10 जुलाई की तारीख है जब JIT ने अपनी फाइनल रिपोर्ट पेश कर देनी है। अभी से जो हुकूमती रिएक्शन आ रहा है वो बड़ा नेगेटिव है। जिस वक्त फैसला आएगा और हुकूमत के हक में अगर ये फैसला नहीं होता तो उस वक्त हुकूमत का क्या रिएक्शन हो सकता है? देखिए, ये बात सही है कि जैसे जैसे JIT की तारीख रिपोर्ट देने की तारीख आ रही है, करीब आ रही है, वैसे वैसे जो है हुकूमत के लहजे में बहुत तलखी आ रही है। एक हद तक तलखी से ज़्यादा बात जो नज़र आती है कि एक धमकी का अंसर भी हमें नज़र आता है, लेकिन उसमें एक डेस्परेशन का भी है कि उनको ऐसा मालूम हो रहा है कि JIT की रिपोर्ट उनके जो है मामलत में नहीं होगी, और मैं ख्याल उसी का एक इजहार नज़र आ रहा है। मैं समझता हूँ कि देखें, जो JIT के उनको इंतजार करना चाहिए रिपोर्ट का। JIT की रिपोर्ट जो है सिर्फ रिपोर्ट होगी, वो फैसला कोई नहीं देंगे। उसका काम जो है एक इन्वेस्टिगेटिव बॉडी का है, काम जो फैसला जो है उस पर बुनियाद पर वो सुप्रीम कोर्ट को करना है। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर मुस्लिम लीग और क्या कहते हैं हुकूमत ये समझती है कि वो इल्जामात उनके खिलाफ गलत हैं, तो मेरा ख्याल ये है कि JIT की रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। उसके बाद ही जो है ये फैसला होगा कि वो सही है या गलत है। अब मसला ये आता है कि देखें, इस किस्म की सूरत हाल कोई बहुत बेहतर नहीं होती है। पहले तो मुस्लिम इनको जो हुकूमत और नवाज शरीफ साहब के उनको ये समझना चाहिए कि जब JIT बन रही थी, जब बनी थी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म मुताबिक, तो उनको उस वक्त अगर कोई मसला था तो उनको उस वक्त उस पर एतराज़ करना चाहिए था। यकीनी बात यह है कि बहुत से लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे। मैं भी समझता हूँ कि जो है उसमें मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISI के लोगों को नहीं शामिल करना चाहिए था, लेकिन ये कि उस वक्त उन्होंने जब JIT को कबूल किया तो मैं समझता हूं कि अब इस किस्म की बातें करना जो है जो एतराज़ात हैं वो बाद में शुरू हो गए थे, और अब जो सूरत हाल बन रही है, जो कार्रवाई है, एक ही दिन में 2 अहम पेशियां आज हुई हैं। हसन नवाज के बाद वजीर खजाना इसहाक डार भी पेश हुए। इससे पहले उन्होंने वजीर आजम नवाज शरीफ से भी अहम मुलाकात की थी। अब इसहाक डार से हुदैबिया पेपर मिल्स और मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक जो पूछगिछ हुई है, इसके बाद अब समझते हैं कि कोई बड़ी पेशरफ्त मुतवक्के है, क्योंकि इसहाक डार तो ये भी कहते हैं कि बयान हल्फी की हैसियत नहीं है। उन सब का ताल्लुक जो है, जो कि मैंडेट दिया गया है JIT को 12 पॉइंट्स के, जो कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने दिए, तो मेरा ख्याल ये है कि उसमें इसहाक डार साहब की बहुत अहमियत थी, खास तौर पे क्योंकि इन्होंने हुदैबिया जो पेपर मिल्स के जो एक लिहाज से जो स्कैंडल था उसके हवाले से भी बात थी। उसमें पहले से जो है उनका एक हल्फिया बयान मौजूद था, चाहे वो मजबूरी के तहत दिया गया था, लेकिन एक वो जो है खासा एक अहम उसमें इन्वेस्टिगेशन के सामने मामला था। तो मैं समझता हूँ कि ये अब तो ऐसा लगता है कि जितने भी जो है उनको करने से, जिनके से मालूमात हासिल करनी थी, अब मेरे ख्याल 2 या 3 रह गए, तो उसके बाद इनका काम खत्म हो जाएगा। यकीनी तौर पे जो आज इसहाक डार साहब का बयान है वो बहुत अहमियत का हामिल होगा।
बाहर आके जो बातें की उन्होंने, तो मैं ख्याल शायद अंदर भी शायद उसी के लिहाज से बात की होंगी, लेकिन जो तल्ख जुमले इस्तेमाल किए हैं, तो मैं नहीं समझ, मुझे लगता ये है कि इन सबको एहसास हो गया है कि JIT की रिपोर्ट जो है वो उनके लिए नहीं होगी। अब ये देखना है कि कर क्या सकते हैं। मसला ये है कि जो है ये या तो कन्फ्रंटेशन लेना पड़ेगा इनको जो है सुप्रीम कोर्ट से। JIT का मसला नहीं है, JIT का काम 10 तारीख को खत्म हो जाएगा। JIT के उसके बाद जो है जो सुप्रीम कोर्ट के पास आएगी कि वो बेंच बनाते हैं या कोई इसी बेंच को रहने देते हैं, बहुत सारे और हैं, और मैं समझा ये मसला जो है आगे की तरफ खींचेगा। लेकिन मैं समझता हूं कि इस पे कन्फ्रंटेशन नहीं लेना चाहिए हुकूमत को। जो भी फैसला होता है सुप्रीम कोर्ट का, मेरा ख्याल ये है कि उसको मानना चाहिए, इसी में जमहूरियत की भलाई भी है। अच्छा, जो एतराज़ात थे जिन पर आपने भी बात की, वजीर खजाना साहब का खास तौर पर उनका रवैया तो बड़ा खराब था, लेकिन वो ये भी कह रहे थे कि अरसलान इफ्तिखार केस में JIT का ज़ाब्ता और जो दायरा इख्तियार था वो तय हुआ था। उन्होंने कहा कि जज के बेटे के लिए कोई और कानून, हमारे लिए कोई और कानून, तो ये दुरुस्त इकदाम नहीं है। सियासी जमातों के साथ अब अदालती निज़ाम पर भी सवाल जो अगर कोई भी इस बात की तायद नहीं कर सकता है, यकीनी तौर पे जितनी भी यानी अरसलान इफ्तिखार का जो केस था वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल था, बहुत ही मुतनाज़ा था। चीफ जस्टिस के बेटे थे और मैं समझता हूँ कि जो तरीक़ाकार इख्तियार किया था वो सही। तो मतलब ये है कि एक जब गलती हुई है तो उसका जो है वो, इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसी गलती को दूसरी जगह भी दोहराया जाए। जब आप ये कहते हैं कि एक जज के बेटे के साथ जो है एक अलग से वो तरीका इख्तियार किया गया है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो गलत तरीका था तो उसको वही तरीका अपने आप पे तो नहीं कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल ये कि इस किस्म के एतराज़ सही नहीं है। तो एक तरफ एतराज़ात है जाहिद हुसैन साहब, दूसरी तरफ जो है वो जो तहकीकात है उससे भी तो मुतमईन नहीं है। हसन नवाज ने भी JIT की तहकीकात पर सवाल उठाए। वो ये कहते हैं कि बच्चों के जरिए वजीर आजम नवाज शरीफ पर दबाव डाला जा रहा है। तो ये जिन फोर्सेस की बात हो रही है, समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि जो बात करते हैं कि कोई जो है इनके खिलाफ साजिश हो रही है, तो मेरा ख्याल या तो उनको वाज़ेह तौर पर बताना चाहिए कि साजिश कौन कर रहा है। मेरा ख्याल ये कि ये तो एक अजीब सा बात मालूम होती है कि जो है वो कोई कहता है कि सीट पर साजिश हो रही है, कोई कहते हैं नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश हो रही है। मसला ये है कि फिर ये इनको बताना चाहिए कि जो है वो साजिश कौन कर रहा है। अब तो कुछ वज़रा यहाँ तक आ गए हैं, कोई बैन अक़वामी साजिश हो रही है। तो मेरा ख्याल ये एक अजीब सी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट जो है या JIT भी जो है वो किसी जो है बैरूनी मुल्क के आलाकार है। तो मेरे ख्याल इस किस्म की बातें करके जो है एक सियासी इस्तराब फैलाना किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं है। देखिए, इस तरह से जो है या तो आप तय कर लें। जब वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में ये कहा था कि वो किसी भी जो है फोरम में आने के तैयार हैं और जो है जो भी सवालात होंगे या जो भी एहतसाब होगा उसके तैयार हैं, तो मेरे ख्याल इसको ज़रा तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए ये है। और JIT अगर सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है तो उसके बाद जो है उनके सामने जो भी हैं उनके इस्तदलाल मौजूद है, उनको अगर इस बात का एतमाद है कि कोई गलत काम नहीं हुआ है तो फिर उनको घबराने की जरूरत नहीं है। और लेकिन इस किस्म के बयान दे के वो ये जाहिर कर रहे हैं कि उनको कुछ घबराहट मौजूद है। बहुत शुक्रिया जाहिद हुसैन साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ थे और बात हो रही थी कि JIT की तहकीकात अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है और उसके ऊपर जो रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। हम एक ब्रेक लेते हैं और इस ब्रेक के बाद कुछ और अहम मामलात हैं जो कि प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। देखते रहिए न्यूज़ विद नाजिया। वेलकम बैक। सानिया भावलपुर के बाद से आगाही नजर आ रही है, लोग मोहतात भी हुए हैं और इंतजामिया भी मुतहरिक है। इस सानिया के बाद से 3 इसी किस्म के वाकयात भी रूनुमा हुए। 3 बार ऑयल से भरे टैंकर्स उल्टे हैं, लेकिन तीनों बार कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कल ही अटक में ऑयल टैंकर उल्टा, हफ्ते को नवाबशाह में इसी किस्म का वाकया पेश आया। फिर रहीम यार खान में ऑयल टैंकर पलटने से तेल सड़क पर बहा है, लेकिन तीनों बार इंतजामिया फौरी तौर पर हरकत में आई है, इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया। और ये सारी जो कार्रवाई है इस बात का सबूत है कि सानिया भावलपुर के बाद से इंतजामिया अब इस तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए ज्यादा मुहतात है। लोग भी समझदारी से काम ले रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ तदबीर है। अगर खुदा न खास्ता दोबारा ऐसा कोई वाकया होता है तब भी हमें उसी सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा जिस तरह की सिचुएशन हमने सानिया भावलपुर में फेस की है, क्योंकि इस तरह के सानिहात से महफूज रहने के लिए तदबीर तो की जा रही है, लेकिन जाने बचाने का जो इंतजाम है वो ठीक तौर पर दिखाई नहीं दे रहा। सानिया भावलपुर के बाद वजीर आजम, वजीर आला पंजाब समेत बड़े बड़े वज़रा भावलपुर पहुंचे। मरने वालों के लवाहिकीन और जो जख्मी हुए थे उनके लिए इमदादी रुकूम का ऐलान किया गया, लेकिन किसी ने भी वहां बंस यूनिट का ऐलान नहीं किया।
ताकि मुस्तकबिल में अगर इस तरह के वाकयात हों तो जानें बचाई जा सकें। ये बर्न्स यूनिट सिर्फ भावलपुर का ही मसला नहीं है, पूरे पाकिस्तान का मसला है। सिर्फ पंजाब की अगर बात करें तो यहाँ बर्न्स यूनिट की तादाद उंगलियों पर गिनी जा सकती है। पिछले 8 साल के दौरान सिर्फ एक बर्न्स यूनिट ही तामीर किया जा सका, वो भी लाहौर के जिना अस्पताल में। और अब इनमें से कोई भी ऐसा बर्न्स यूनिट नहीं है जिसे जदीद फैसिलिटीज से हम आहंग हम करार दे सकें। इस वक्त पंजाब में कहां पर बर्न्स यूनिट मौजूद है और उनकी कारकर्दगी क्या है, इस पर हमारी नुमाइंदा खुसूसी हुमा भट्ट ने एक रिपोर्ट तैयार की है। ये रिपोर्ट देखें, फिर इस पर मजीद बात करते हैं। जना का जो बर्न इंस्टीट्यूट है वो है, या मुल्तान इंस्टीट्यूट है, अलाइड को 25 हमने 55 बेड पे किया है। म्यो की सर्जिकल टावर इस साल मुकम्मल हो रहा है, उसकी जो बर्न यूनिट की कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाएगी। मुल्तान में निश्तर, लाहौर में म्यो और जिना, फैसलाबाद में अलाइड और रहीम यार खान बर्न सेंटर्स। सानिहा अहमदपुर शर्किया के बाद पंजाब हुकूमत ने इन बर्न सेंटर्स को स्टेट ऑफ द आर्ट करार दिया, लेकिन दर हकीकत इनमें से किसी भी बर्न यूनिट में 15% से ज्यादा जले हुए मरीजों के लिए सिर्फ दुआ ही की जा सकती है। ना प्रोफेसर है उनका कोई बर्न का स्पेसिफिक, ना उनका एनेस्थीसिया के लोग हैं, कोई ऐसे अवेलेबल नहीं है जो बर्न से रिलेटेड स्पेशलाइज्ड लोग हों। ये वर्ल्ड ओवर जो 40% बर्न के केसेस होते हैं, 40% से अबव के, उनका रिकवरी रेट बड़ा कम होता है। वजीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफीक 8 सालों में सिर्फ जिना बर्न यूनिट बनाने में कामयाब हुए हैं। जिना अस्पताल बर्न सेंटर के इंचार्ज प्रोफेसर डॉक्टर मुअज्जम अवाम से स्किन डोनेशन की अपील कर रहे हैं ताकि जले हुए अफराद की जिंदगी बचाई जा सके। ये काम शुरू करना है कि हम किसी के अतियात की तरफ ना देखते रहें। हम 5 दिन से दुनिया की तरफ देख रहे हैं कि हमें कोई जिल्द भेजे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि पंजाब ने इन 8 सालों में रीजनल रिकंस्ट्रक्टिव इंस्टीट्यूट्स पे हम गए हैं और उसको आहिस्ता आहिस्ता हम बढ़ा रहे हैं चीजों को। महकमा सेहत के इन बर्न सेंटर्स में दस्तयाब सहूलियात, टेक्निकल स्टाफ और जदीद आलात की शदीद किल्लत है। पंजाब में बर्न सेंटर्स की कमी ने मरीजों को मुश्किल में डाल रखा है, लेकिन तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि जदीद सहूलियात दिए बगैर ये सेंटर्स भी मरीजों की परेशानी दूर नहीं कर सकते। हुमा भट्ट, आज न्यूज, लाहौर। हुमा भट्ट की रिपोर्ट आपने देखी। बर्न्स यूनिट की हालत जिसमें वाजे है हुकूमत इन बर्न्स यूनिट को स्टेट ऑफ द आर्ट तो करार देती है, लेकिन हकीकत में इनमें कोई भी बर्न्स यूनिट इस काबिल नहीं है कि आग से 15% से ज़्यादा अगर मुतासिर कोई शख्स हो जाता है, कोई ज़ख्मी होता है, तो उसकी जान बचाई जा सके। तो फिर हम किसी नागहानी सूरत हाल के लिए कैसे तैयार हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफीक साहब। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब आपका। मुल्क भर में हादसात के बाद मुतासरा अफराद को बर वक्त तिब्बी इमदाद एक अहम मसला है। इसके बाइस कई जानें भी ज़ाया हो जाती हैं। खासतौर पर सानिहा भावलपुर में ऐसा हुआ है, बर्न्स यूनिट की जो कमी है वो तो सामने आई है, उसके बाइस बहुत सारी जानें भी गईं। अब इस मसले के लिए क्या किया जा रहा है? मुझे बात करने का मौका दिया। मैं आपको चाहूँगा कि बर्न यूनिट और हमारा हर टीचिंग अस्पताल में और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हमारे जनरल सर्जन हैं वो बर्न का ट्रीटमेंट करते हैं। और जहाँ तक खासतौर पर भालपुर का जिक्र किया गया, भालपुर से 90 किलोमीटर पे मुल्तान का रिकंस्ट्रक्टिव इंस्टीट्यूट है जो पाकिस्तान का बहरहाल एक स्टेट ऑफ आर्ट इंस्टीट्यूट है। और इस बात पे कोई शुबा नहीं कि वहाँ पे इंतहाई सीनियर प्रोफेसर, नर्सेज और जो स्पोर्ट्स स्टाफ है वो इंतहाई ट्रेन तरीके से लोगों का ट्रीटमेंट करता है। मैं ये बात बड़ी जिम्मेदारी है कि लाहौर और मुल्तान जो पर बैठ के स्टेट ऑफ आर्ट हमारे रिकंस्ट्रक्टिव इंस्टीट्यूट हैं, इनके पाए का पब्लिक सेक्टर में और किसी सूबे में यूनिट नहीं है। जहाँ तक भालपुर का आपने कहा, भालपुर में अभी भी हमारे 25 पेशेंट हैं वो जेर इलाज है, जहाँ पे हमारे प्लास्टिक सर्जन और जनरल सर्जन उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अलबत्ता जो रिकंस्ट्रक्टिव इंस्टीट्यूट है मुल्तान और लाहौर के, वहाँ पे स्किन ग्राफ्टिंग को चूंकि उसकी एडवांस सहूलत मौजूद है और ये हमारे टेन्योर में ही बनी है। उससे पहले पंजाब में ये इंस्टीट्यूट नहीं थे जो ट्रेनिंग पर्पज की, और उसके साथ साथ मरीजों की पेशेंट मैनेजमेंट की जाती है। हमने उसके साथ फैसलाबाद में जो हमारा अलाइड अस्पताल है 25 से 55 बेड का अपना बर्न का इंस्टीट्यूट किया है। और होली फैमिली में इस साल हम उसमें इजाफा कर रहे हैं। तो हम डिवीजनल लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपने बर्न की सहूलतों को बेहतर कर रहे हैं। सो मैं बड़े अदब के साथ ये कहना चाहूंगा कि जब ये वाकया पेश आया, वज़ीर भी वहाँ पे पहुंचे, हम भी वहाँ पे पहुंचे, तमाम पेशेंट्स होते हमने इंतजामिया रेस्क्यू 112 और हमने पाक फौज की मदद से जिसको जहाँ शिफ्ट करना था या जिसका रेस्क्यू करना था, ट्रीटमेंट करना था, तो आपने एक्शन तरीके से किया। और अभी भी भारतीय एनजीओ ने जो हमारे एनजीओ थी हुकूमत पंजाब के कहने पे, ठीक है ख्वाजा साहब, आप तो अपनी जानिब से पूरी कोशिशें कर रहे हैं, वो कोशिशें नजर भी आ रही थी। अब पंजाब में गुज़िश्ता 8 साल के दौरान क्या ये बात ठीक है कि सिर्फ एक बर्न यूनिट कायम किया गया जो पहले से मौजूद हैं, वहां पर फैसिलिटीज जितनी आप बता रहे हैं उतनी फैसिलिटीज होने के बावजूद 15% से ज्यादा अगर कोई शख्स झुलस जाता है तो उसको बचाना मुश्किल है?
मैं एक तो बहुत बड़े अदब से सलाम से कहना चाहूँगा कि सर ये इंतहाई क्लिनिकल और खास क्लिनिकल मसला तो प्लास्टिक सर्जन या कोई जनरल सर्जन जिस पर आए तो बेहतर होगा, लेकिन मैं कहूँ कि 30-40%, 50% वाली भावलपुर के स्थानीय के लोग जो है वो मुल्तान और लाहौर में मौजूद हैं और हमें अल्लाह के घर पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो बचेंगे। लेकिन जो 80-90-100% बर्न है उसका बचना किसी भी दुनिया के बर्न इंस्टीट्यूट में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि लाहौर के साथ मुल्तान के हमने 2 इंस्टीट्यूट नए बनाए, इन दोनों की मालियत 2.5 अरब से ज्यादा है और उस वक्त अलाइड के 25 से 95 रुपये किया। होली फैमिली को भी इस साल हम अनाउंस कर रहे हैं। उसके साथ ये उस साल में जो हमारा पुराना बर्न यूनिट था उसकी हम कैपेसिटी को और उसकी इक्विपमेंट्स को और उसके HR को भी इस साल तो हम साइमल्टेनियसली हर डिवीजन लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर हमारा जो दूसरा डिपार्टमेंट है मेरी बहन जो डिस्ट्रिक्ट हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जा रहे हैं जिनका बर्न यूनिट एक अहम कंपोनेंट है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ख्वाजा सलमान साहब हमारे हमरा थे, वज़ीर सेहत पंजाब। और बर्न्स यूनिट जो कि एक बहुत बड़ा मसला भावलपुर सानिया के बाद भी सामने है, इससे पहले भी सानियात के बाद अक्सर बर्न्स यूनिट की बात होती रहती है कि उनको अपग्रेडेशन की ज़रूरत है और ज़्यादा बर्न्स यूनिट बनाने की ज़रूरत है। तो पंजाब हुकूमत इस सिलसिले में काम कर रही है और उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि मज़ीद अपग्रेडेशन की तरफ जाएंगे। हम एक ब्रेक लेते हैं और इस ब्रेक के बाद बात करेंगे सिंध हुकूमत की कि जिसने आखिरकार नैब से निमटने का रास्ता निकाल ही दिया है। देखते रहिए न्यूज़ आवर विद नाजिया। वेलकम बैक। पीपल्स पार्टी एक लंबे अरसे से सिंध में नैब के किरदार से नाराज थी। मुसलसल विफाक पर सियासी इंतकामी कार्रवाइयों का इल्जाम लगा रही थी। खुसूसन डॉक्टर आसिम और शर्जील मेमन के केसेस में नैब की कार्रवाइयों पर पीपल्स पार्टी को शदीद एतराज था और अब आखिरकार सिंध हुकूमत ने नैब से निमटने का रास्ता निकाल लिया है। सिंध हुकूमत ने सूबे में नैब का मुतबादिल कानून लाने का फैसला किया है और इस सिलसिले में सिंध असेंबली में अब से कुछ देर पहले ही बिल की मंजूरी भी ले ली गई है। इस बिल के तहत नैब सिंध में अमली तौर पर गैर फाल हो जाएगा। सिंध हुकूमत या इसके ज़ेली इदारों में करप्शन से मुताल्लिक किसी मामले की तहकीकात नहीं कर सकेगा और इसके अलावा नैब के तमाम केसेस सूबाई एंटी करप्शन यूनिट को मुंतकिल किए जाएंगे, जबकि नैब अदालतों में ज़ेर समाअत जो मुकदमात हैं उसकी पेशी सूबाई एंटी करप्शन कोर्ट्स में की जाएगी। अलबत्ता आला अदालतों में नैब मुकदमात को चैलेंज करने से मुताल्लिक अपीलों की समाअत जारी रहेगी, लेकिन इन केसेस को भी नैब के प्रोसिक्यूटर्स के बजाय एडवोकेट जनरल ऑफिस डील करेगा। मुख्तसरन ये कि अब पूरा का पूरा जो एहतसाब का निज़ाम है वो सिंध हुकूमत के अंडर में आ जाएगा। इस वक्त सिंध में नैब 200 से 250 केसेस की इंक्वायरी कर रही है, जिसमें 15 से 20 सियासतदानों के खिलाफ मुकदमात भी शामिल हैं और इन तमाम सियासतदानों का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। इस बिल की मंजूरी के साथ ही अब ये तमाम के तमाम केसेस एंटी करप्शन यूनिट को मुंतकिल हो जाएंगे जो सिंध हुकूमत के मातहत काम करेगा, लेकिन इस सब के लिए पीपल्स पार्टी को गवर्नर सिंध के दस्तखत चाहिए होंगे और अगर गवर्नर सिंध इस पर दस्तखत कर देते हैं तो ये कानून में बदल जाएगा और सिंध में नैब के इख्तियारात खत्म हो जाएंगे, जिससे सीधा सीधा पीपल्स पार्टी को फायदा होगा। डॉक्टर आसिम के खिलाफ करप्शन की तहकीकात मुतासिर होंगी और शर्जील मेमन का केस भी मुतासिर होगा। इसीलिए अपोजिशन बहुत नाराज है और सिंध असेंबली के बाहर इस वक्त अपोजिशन का एहतजाज भी जारी है। इसके जो कानूनी पहलू है उस पर बात करेंगे। माहिर कानून बैरिस्टर फरोग नसीम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपका। पीपल्स पार्टी बड़े अरसे से सिंध में नैब की कार्रवाइयों से नाराज तो थी, अब सिंध में नैब को गैर फाल करने का बिल भी पास कर लिया है। आईनी और कानूनी तौर पर आप इसको किस तरह से देखते हैं? मुमकिन है ये सिंध हुकूमत को इख्तियार है कि वो नैब को गैर फाल कर दे? नहीं, ऐसा कोई इख्तियार नहीं है और उसकी वजह यह है कि आर्टिकल 143 है कॉन्स्टिट्यूशन का जो ये कहता है कि अगर कोई तजाद होगा किसी प्रोविंशियल कानून में और किसी फेडरल कानून में तो फेडरल कानून जो है उसको दस्तरस होगी, वो प्रिवेल करेगा। तो यहाँ पे अगर ये ऐसा कोई कानून लाते भी हैं जी तो वो प्रोविंशियल लॉ होगा और वो नैब ऑर्डिनेंस 99 जो कि एक फेडरल लॉ है उसको ना वो रिपील कर सकेगा ना उसको समझिए कि प्रिवेल कर सकेगा। दूसरी बात यह है कि 18वीं तरमीम के बाद जो ये बात सही है कि कंकरेंट लिस्ट ख़त्म हो गई है, लेकिन जो क्रिमिनल लॉ है, क्रिमिनल लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आर्टिकल 142 को अमेंड किया गया जी। और 142 में उसको रखा गया फेडरल के पास भी और प्रोविंस के पास भी। तो 18वीं तरमीम के बाद भी क्रिमिनल लॉ जो है वो फेडरेशन का भी एक सब्जेक्ट है और नैब लॉ एक क्रिमिनल लॉ है और करप्शन, एंटी करप्शन ये सारे क्रिमिनल सब्जेक्ट्स हैं, ये सिविल के सब्जेक्ट नहीं है।
तो 18वीं तरमीम के बाद भी बैरिस्टर साहब केपी की अगर हम बात करें, वहाँ की मिसाल लें, वहाँ नैब का मुतबादिल इदारा एहतसाब कमीशन के तौर पे काम कर रहा है। अगर इस मॉडल को देखें तो सिंध में ऐसा आपको मुमकिन नजर आता है? एहतसाब के लिए अपना इदारा बनाना सिंध हुकूमत का इख्तियार तो है। देखिए, वो इस तरह है कि वो इख्तियार तो ज़रूर है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि जो फेडरल जो इदारा है वो ख़त्म हो जाएगा जी। ये उसी तरह है कि प्रोविंशियल एंटी करप्शन डिपार्टमेंट भी है, फेडरल एंटी करप्शन डिपार्टमेंट भी है, और एक ऐसा एंटी करप्शन डिपार्टमेंट जो नैब का है वो प्रोविंस को भी देखता है और फेडरेशन को भी देखता है। उसके बावजूद एक प्रोविंस का बना दें, ज़रूर बना दें, लेकिन उससे जो फेडरल जुरिस्डिक्शन है वो ख़त्म नहीं हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा ऑपोजिशन की जानिब से बड़ा एहतजाज भी किया जा रहा है। पीटीआई ने इस बिल को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान किया है। अगर एहतसाब के मामलात अपने हाथ में लेने से मुताल्लिक सिंध हुकूमत के इख्तियार को तस्लीम कर लिया जाए तो क्या ये आईनी इख्तियार अदालत में चैलेंज हो सकता है? ये बिल चैलेंज किया जा सकता है अदालत में? जी हाँ, ये न सिर्फ पीटीआई बल्कि सबसे पहले मेरे ख्याल में एमक्यूएम पाकिस्तान ने कहा था कि वो उसको चैलेंज करेंगे जी। और मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है कि सिविल सोसाइटी के लोग और बहुत से लोग इसको चैलेंज करेंगे अदालत। और इस बिल की मंजूरी के लिए गवर्नर सिंध के जो दस्तखत हैं लाजमी है, क्योंकि अब इस मामले पर विफाक का कोई रद्दअमल सामने नहीं आया है। तो अगर गवर्नर सिंध इस बिल पर दस्तखत नहीं करते तो हुकूमत के पास ऑप्शंस आप क्या समझते हैं, क्या रह जाएंगे? वो देखिए, वो तो गवर्नर साहब जो हैं, गवर्नर की पावर्स तो सिर्फ रबर स्टैंप वाली हैं, उनके पास कोई अथॉरिटी तो है नहीं। अगर फर्स्ट रीडिंग में वो ये कहते हैं कि बिल को वापस कर दिया जाए और वो दोबारा रीसबमिट किया जाए तो उसमें ताख़ीर तो हो सकती है, लेकिन सेकंड टाइम जब वो रीसबमिट किया जाएगा तो गवर्नर साहब को तो असेंट देना ही पड़ेगा। तो लिहाजा और गवर्नर का जब असेंट आएगा तभी जाके ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या सिंध असेंबली बनेगा, तो उसके बाद ही अदालत का जुरिस्डिक्शन होगा जिसमें इसको चैलेंज किया जा सकेगा। बहुत शुक्रिया। वसीम साहब हमारे हमरा थे और सिंध हुकूमत ने जो नैब से जान छुड़ाने का फैसला किया है उसके कानूनी और आईनी पहलू क्या हैं इस पर हमने बात की। अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं और बात करते हैं कुछ साइबर क्राइम एक्ट की। जिस दिन से साइबर क्राइम एक्ट मंजूर हुआ है उसी दिन से ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि रियासत इसे आज़ादी इज़हार राय के खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है और अब कुछ ऐसा ही होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। कोयटा में सिर्फ एक फेसबुक पोस्ट पर सहाफ़ी जफर अचकजई को गिरफ्तार किया गया। उनकी गिरफ्तारी जिस तरह से अमल में आई है वो खासी मायूस को नाकाबिल कबूल सी सूरत हाल है। सिक्योरिटी एहलकार दरवाज़ा तोड़कर उनके घर में घुसे हैं। उनको बिल्कुल इस तरह से गिरफ्तार किया गया जैसे कोई बड़ा मुजरिम हो और उनकी गिरफ्तारी के बाद FIA ने उन्हें अदालत में पेश किया है जहां उनका 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड लिया गया है। ये सब कुछ सिर्फ एक फेसबुक पोस्ट पर हुआ है जो उन्होंने MPA अब्दुल मजीद अचकजई की गिरफ्तारी से मुताल्लिक की थी। हो सकता है कि उनकी तनकीद गलत हो, लेकिन बगैर किसी पूछगछ के इस तरह मुजरिमों की तरह से घर में छापा मारना ये तरीक़ाकार दुरुस्त नज़र नहीं आता है। साइबर क्राइम एक्ट इसके ऊपर हुकूमत को काम करने की ज़रूरत है कि ज़बान बंदी के लिए उसको इस्तेमाल ना किया जा सके। आज के प्रोग्राम से फ़िलहाल इतना ही। कल आपसे कुछ और ख़बरों और तबसरों के साथ मुलाकात होगी। देखते रहिए न्यूज़ आवर विद नाजिया। धरनों पढ़ने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। तुम जब डेमोन्स्ट्रेशन करने जाओगे तो मांगोगे क्या?